Good morning students, welcome back. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College, सीकर। आज हम फिर से लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि है हमारा 360 सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो कि है आपकी आईसी फैब्रिकेशन, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे कि आईसी क्या होती है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आईसी होती क्या है, आईसीज को किस तरीके से बनाया जाता है, फैब्रिकेट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि आईसीज के ऊपर डिफरेंट हम कंपोनेंट्स को कैसे फैब्रिकेट करेंगे। अब हमें ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि इस यूनिट से हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। ये यूनिट जो कि सबसे छोटी और फर्स्ट यूनिट है अपने 307 सब्जेक्ट की, इस यूनिट के अंदर हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इस पार्ट 1 से रिलेटेड आएगा जो कि डिफरेंट स्टेप्स को कवर करेगा कि कौन कौन से स्टेप्स हमें आईसी को फैब्रिकेट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो हमेशा उनसे 2 या 3 स्टेप्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है 6 नंबर का, और या फिर 12 नंबर का फुल भी पूछ सकते हैं कि सारे स्टेप्स के बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है पार्ट 2 से, जो कि पूछेगा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर है, डायोड है, तो इन सब के बारे में स्पेसिफिकली वो पूछ लेगा कि किस तरीके से हम कोई भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे। तो ये यूनिट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्लस स्कोरिंग है, प्रॉपर थियोरेटिकल है बट विथ प्रॉपर डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट आईसीज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मोनोलिथिक आईसीज होती हैं उनमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी में वेरिएशन आया है, किस तरीके से वो चेंजेस हुई हैं एज पर द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आईसी को फैब्रिकेट करने के स्टेप्स या आईसी प्रोसेसिंग स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? वेफर प्रोडक्शन एंड एपिटेक्शियल ग्रोथ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मास्किंग क्या होती है, देन विल गो टू एचिंग क्या होती है, फिर डॉपिंग, मेटलाइजेशन एंड लास्ट विल बी असेंबली एंड पैकेजिंग। तो जिस ऑर्डर से ये बनाई गई है, जिस ऑर्डर से इन सबको बनाया गया, लिखे गए हैं स्टेप्स, उसी ऑर्डर से आईसी को फैब्रिकेट किया जाता है। लाइक दीज आर द प्रोसेसिंग स्टेप्स। जैसे जैसे आप 1 to 1 प्रोसेस में एडवांस करोगे, उसी तरीके से हमारी आईसी फैब्रिकेट होती है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली आपके या तो इनमें से कोई भी 2 या 3 स्टेप्स वो स्पेसिफिकली पूछ लेगा नाम से कि भाई मास्किंग के बारे में, एचिंग के बारे में या डॉपिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, या फिर वो सारे आईसी के प्रोसेसिंग स्टेप्स को पूछ लेगा जो कि फिर 12 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईसी होती क्या है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम सब पढ़ते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, और अगर मैं उसे लेम भाषा में समझाऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना या जोड़ना। एडिशन से आप समझ सकते हैं कि समेशन या एडिशन या इंटीग्रेशन, ये एक तरीके से एक ही मीनिंग के सिनोनिम्स हैं, बट डिफरेंट इनका मतलब अलग हो जाता है जैसे जैसे हम जिस चीज़ के बारे में हम इन्हें पढ़ रहे होते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या है कि वो एक सर्किट जिसके अंदर कंपोनेंट्स हो। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, मॉसफेट्स, बीजेटीज एट्सेट्रा। तो ये सभी कंपोनेंट्स को उसी सेमीकंडक्टर चिप के वो पार्ट हो, उसे हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कोई भी एक सर्किट डिज़ाइन करना है, उसके अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, अब हम सब ने देखे होते हैं ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, हमने इन सब को एक डिस्क्रीट कंपोनेंट के रूप में देखा है। डायोड कैसा होता है, रेजिस्टर कैसा होता है, कैपेसिटर कैसा होता है। तो जो भी हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हम एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं, एक रेजिस्टर लगाते हैं, बैटरी लगाएंगे, और उन सबको हम फिर वायर से कनेक्ट करके हम अपना एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। उस एक सर्किट को बोला जाएगा
डिस्क्रीटेड सर्किट। वहीं अगर उस सर्किट के लिए हम एक सेमीकंडक्टर चिप लें जिसके ऊपर इन सभी कंपोनेंट्स को उन्हीं पे फैब्रिकेट करें, ऑटोमेटिकली वो उसी सेमीकंडक्टर चिप के पार्ट हो जाएं, ना कि कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट रहें, तो उस सर्किट को बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर चिप के अंदर, एक सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए गए हैं और उनके बीच में कनेक्शन किया गया है, जो कि मिला के कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्क्रीटेड नहीं होते। डिस्क्रीटेड मतलब सेग्रेटेड या अलग अलग नहीं होते हैं कि आप इंडिविजुअली उठा लो कि ये डायोड है हमारा, पॉइंट आउट कर लो, ये रजिस्टर है, कि अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट हमारा ख़राब हुआ तो हम उसे निकाल के रिप्लेस कर दें नए कंपोनेंट से। ये हम आईसी के अंदर नहीं कर सकते। इन्हें ना तो रिप्लेस किया जा सकता है, ना इन्हें रिमूव किया जाता है। आईसी की जो साइज़ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि हमें इसके कंपोनेंट्स को, इसके कनेक्शंस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और इन सभी आईसीज को हम बहुत एक हाई अमाउंट के अंदर एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन हम एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए आईसीज की कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें इनके कनेक्शंस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है तो हम कैसे इन पे ट्रांजिस्टर और डायोड्स बनाएंगे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इनको डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल होता है कि एक छोटी सी चिप के ऊपर, चिप की सरफेस पे हम ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि जो भी आईसी होगी उसके ऊपर आपको कोई कंपोनेंट नहीं दिखेगा, वो सभी कंपोनेंट्स एक लेवल में होंगे और फिर उन्हें एक इंसुलेटेड एनकैप्सुलेट किया गया होगा। मतलब कि फाइनल कनेक्शंस के लिए आपको जिसे जहाँ भी हमें लगाना है उसे, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लीड्स मिलेगी और कोई भी कंपोनेंट विजिबल नहीं होगा, कोई भी चिप की सरफेस पे नहीं होगा, सब चिप के अंदर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि आईसी होती क्या है। अब हमें एक आइडिया हो गया कि हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। हमें एक स्मॉल सेमीकंडक्टर की चिप के ऊपर विद डिफरेंट स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स के ज़रिए हमें ये कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने हैं। तो हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम इस सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर फैब्रिकेट कर सकते हैं। देखते हैं हम कि बेसिक मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट। मोनोलिथिक आईसी क्या होती है, जिसके अंदर जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक ही वेफर लिया सिलिकॉन का। हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर आईसी बोल रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई होगी वो आईसी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हम जो आईसीज बनाते हैं वो मोस्ट जनरली ऑलमोस्ट सारी सिलिकॉन से बनी होती है, क्योंकि सिलिकॉन की जर्मेनियम के कंपैरिजन में कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है। जैसे कौन सी, करंट लीकेज, करंट कम होता है, टेम्परेचर एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लाइक टेम्परेचर वेरिएशन रेंज एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एडेप्टेबिलिटी। सेकंड, सिलिकॉन अबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी में नेचर में मिल सकता है, चीप होता है। तो मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, लिथिक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेफर। वेफर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक बेस मान लीजिए आप, कि जिसके ऊपर आप सारा काम कर रहे हो, वो बेस जो है वो उसे हम वेफर बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम वेफर किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें वेफर बनाने का स्टेप ही देखेंगे। तो जो आईसी जिसके अंदर एक सिंगल वेफर के ऊपर आपकी पूरी के पूरे सर्किट कंपोनेंट्स और उनके इंटरकनेक्शन बनाए गए हों, उसे हम बोलेंगे मोनोलिथिक आईसी। जब हमने सबसे स्टार्टिंग के अंदर आईसीज बनाना शुरू किया था इन द ईयर ऑफ 1964, तब जो आईसी बनाई गई थी उसके अंदर ट्रांजिस्टर मुश्किल से थे 1 से 10 लगभग। क्वांटिटी देखिए आप, नंबर, और लॉजिक गेट्स के नंबर थे 1 to 12। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, लाइक विद इन 4 to 5 ईयर्स एक नई टेक्नोलॉजी आई, उस तरीके से उस आईसी के अंदर, उस चिप के अंदर ट्रांजिस्टर के नंबर
फॉर्म करने के डिफरेंट हुए, इंक्रीज़ हुए, उसी तरीके से लॉजिक गेट के नंबर भी बढ़े। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, हमने उनका नाम भी चेंज करते गए। सबसे पहले हुआ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि जब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 1 से 10 के बीच में ही हो, तो उस इंटीग्रेशन को, उस फैब्रिकेशन को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कि इंटीग्रेशन हो रहा है लेकिन एक स्मॉल स्केल पे, बहुत ही थोड़ा। अगर हमने ट्रांजिस्टर के नंबर उसी वेफर की साइज़ पे, अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 10 ट्रांजिस्टर जिस वेफर पे लगाए, अब वहाँ पे 500 लगाने के लिए हमने वेफर की साइज़ बढ़ा दी। नहीं, वेफर की साइज़ अभी भी वही है, बस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मतलब कि जो कंपोनेंट्स हम बना रहे थे उनकी साइज़ में इतना स्मॉल, इतना डिक्रीमेंट किया गया कि जहाँ पहले 10 आते थे वहाँ अब 500 आने लगे। तो उस इंटीग्रेशन को बोला गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एज वी मूव्ड फर्दर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, देन विल मूव्ड टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड देन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, जिसके अंदर 10 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को उसी वेफर की साइज़ पे फैब्रिकेट करने का, एक्यूमुलेट करने की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो देखिए अब एकदम से किस तरीके से हमारे ड्रास्टिकली, मतलब एकदम से कंपोनेंट्स के नंबर या ट्रांजिस्टर के नंबर इंक्रीज। जनरल आईसी प्रोसेसिंग स्टेप्स, कि हम आईसी को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं। किसी भी मोनोलिथिक आईसी के अंदर एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। हम उन्हें दोनों को एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर डिफ्यूज़ करके बना सकते हैं, और फिर उनको कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, मेटलाइजेशन के लिए एल्यूमिनियम की मदद से उन्हें इंटरकनेक्शन दिए जाते हैं, और आउटर कनेक्शन के लिए भी एल्यूमिनियम अटैच किया जाता है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने यहाँ देखा है कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कैपेसिटर, रेजिस्टर, हम इन सबको बनाएंगे। हमने वहाँ कोई भी इंडक्टर यूज़ नहीं किया या ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया गया। एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी खुद के पास में एनर्जी होती है, समझे। मतलब उनको अगर हमने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी, एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई नहीं दिया, तो भी उनमें कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी से वो वर्क कर सकते हैं। तो ये होते हैं जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, ये सब आते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स में। वहीं हम अगर पैसिव कंपोनेंट की बात करें, तो पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर खुद की एनर्जी नहीं होती। उन्हें अगर हमें वर्क करवाना है तो हमें उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी देनी ही होगी। वो होते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। लेकिन जैसे कि इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर और ट्रांसफार्मर्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज़ क्या होती है, नॉर्मल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में बड़ी होती है, इसलिए उन्हें आईसी के ऊपर फैब्रिकेट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम कभी भी अगर हमें कनेक्शन, किसी भी सर्किट के अंदर हमें ट्रांसफार्मर या इंडक्टर की भी ज़रूरत होगी, तो हम उन्हें एक्सटर्नली ही कनेक्ट करेंगे, हम उन्हें आईसी के ऊपर नहीं बनाते। फैब्रिकेशन के स्टेप्स क्या हैं, जो भी हमने कंटेंट लिस्ट में भी देखे थे, कि सबसे पहले हम वेफर को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके ऊपर एपिटेक्शियल ग्रोथ की जाएगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की ग्रोथ की जाएगी, मास्किंग, एचिंग, फिर डिफ्यूजन होगा, मेटलाइजेशन होगा, सर्किट प्रॉबिंग होगी, डाइसिंग होगी। डाइसिंग, सर्किट प्रॉबिंग, माउंटिंग, ये सब क्या बता रहा है कि फाइनल मेटलाइजेशन के बाद में जो एक बड़ी सी सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारी आईसीज होंगी, उन सबको हम चेक करके उनको डिवाइड करेंगे, उनके ऊपर एनकैप्सुलेट करेंगे। माउंटिंग का मतलब होता है इंसुलेटर, हम उन्हें इंसुलेटिंग कवरिंग देते हैं ताकि वो कोई भी इलेक्ट्रिक उनमें करंट या शॉक ना हो वाइल यूजिंग। लास्ट उनकी पैकेजिंग की जाएगी, फिर वायर बॉन्डिंग, इनकैप्सुलेशन और फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग के बाद ही हम, टेस्टिंग भी 2 स्टेप्स पे होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, दो बार में करते हैं ताकि
प्रॉपर चेक करके टेस्टिंग करके ही हम जो सही आईसी होती है उन्हें ही आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जो ख़राब टेस्टिंग उनकी जिनकी ख़राब आती है, जो रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं, उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेफर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी वेफर प्रोडक्शन। वेफर क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि जैसे कि सिलिकॉन है, उसके राउंड स्लाइस को ही हम वेफर कहते हैं। एक राउंड स्लाइस को ही हम वेफर कहते हैं। ये हमारी चिप का बेस है, सबस्ट्रेट बोलते हैं जिसे हम, सबस्ट्रेट या बेस। तो जो भी हमारी एंटायर चिप है उसका बेस है ये, जिसके ऊपर फर्दर जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो उसी बेस पे की जाएगी, उसी वेफर पे की जाएगी। तो वेफर बनाने की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम प्योर सिलिकॉन लेंगे, जिसको हम एक फर्नेस में, एक पॉट में 1400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। उसके बाद एक स्मॉल सीड का मतलब क्या होता है? जैसे कह सकते हैं हम एक छोटा टुकड़ा सिलिकॉन का, जिसकी क्रिस्टल ओरिएंटेशन जैसी हमें चाहिए वो हो, उसको हम उस पिघले हुए सिलिकॉन के अंदर डालेंगे। काइंड ऑफ एक सिलेंड्रिकल रॉड की जैसी होगी, और धीरे धीरे इस सीड को, इसको हम बाहर की ओर खींचेंगे, जिसकी स्पीड होगी 1 मिलीमीटर पर मिनट। मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली हम इसको उस मोल्टन लिक्विड से, मोल्टन सिलिकॉन से बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? इसको एक सिलेंड्रिकल इंगोट जैसा बन गया, इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसको पतले पतले डिस्क या वेफर्स की फॉर्म में कट कर लेंगे, और उन्हीं वेफर्स को फिर पॉलिश किया जाएगा, ताकि कोई भी इरेगुलरिटी नहीं रहे। पॉलिश किया जाएगा, क्रिस्टल ओरिएंटेशन उनका चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वेफर की डिज़ाइनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिटेक्शियल ग्रोथ की। एपिटेक्शियल किसे बोला जाता है? किसी भी सरफेस के ऊपर एक आउटर लेयर को ग्रो करना ही एपिटेक्शियल ग्रोथ कहलाया जाता है। अब हमारा यहाँ मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन वेफर के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को ग्रोथ करना ही एपिटेक्शियल ग्रोथ कहलाया जाता है। उसे ही एपिटेक्शियल ग्रोथ प्रोसेस कहा जाता है। केमिकली जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो सिलिकॉन के कांटेक्ट में आती है और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक बार पतली सी लेयर बनी, उसके बाद में रिएक्शन होना स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ी थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चाहिए होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एक तरीके से क्या काम करती है कि वेफर को कवर करके रखती है, फर्दर रिएक्शन या उसे एक तरीके से इंसुलेट करती है। फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए हम डिफ्यूज़न जो आगे प्रोसेस देखेंगे, उन सब के अंदर भी उसे एक तरीके से वो कवरिंग का काम करती है। तो इफ़ेक्टिव सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि वेफर को एक फर्नेस में, एक भट्टी में रखेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन या वाटर वेपर फ्लो किया जाएगा बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, वो सिलिकॉन से रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर सिलिकॉन के ऊपर बना देगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं फोटोलिथोग्राफी एंड मास्किंग। फोटोलिथोग्राफी का मतलब होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो अपनी सरफेस है सिलिकॉन की, उसके ऊपर हम पैटर्न्स डिज़ाइन करेंगे। वो प्रोसेस जिसके अंदर जो भी हमें पैटर्न है, एक फ़ोटो मास्क के ऊपर जो हमने पैटर्न डिज़ाइन किया है अपने सर्किट का, उसको वेफर की सरफेस पे क्रिएट करना या फिर ट्रांसफ़र करने को ही हम बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी के अंदर दो चीज़ें यूज़ की जाती है, एक तो फोटोग्राफिक मास्क एंड देन फोटो एचिंग। मास्क को लगाने से पहले हम फोटो रेजिस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। तो फोटोलिथोग्राफी का मतलब क्या है कि जैसे सपोज़ करो ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर आपको या इस जगह डोपिंग करनी है या इस जगह डोपिंग करनी है, तो आपके कुछ पैटर्न बनाना होगा आपको। वो ऐसा पैटर्न होगा जो कि मास्क के ऊपर रखाया जाएगा। मास्क के ऊपर उस पैटर्न को बनाया जाएगा और फिर उसे हम उस सरफेस पे रखेंगे, ग्लास अपना जो सरफेस है सिलिकॉन का, और फिर हम उस सरफेस को, उस मास्क के ऊपर हम लगाएंगे फोटोरेसिस्ट मटेरियल। तो जो हमारा
पैटर्न है, जो भी पैटर्न, जो भी सर्किट का कनेक्शन हमें जहाँ पे डोपिंग करनी है उसको सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लेज़र लाइट से उसे फिर पास करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो मास्क क्या करेगा, कुछ पार्ट को कवर कर देता है, कुछ पार्ट को अनकवर्ड रखता है। तो हम अनकवर्ड या एक्सपोज सरफेस कौन से रखेंगे, जहाँ हमें डोपिंग करनी है या कोई पार्ट रिमूव करना है, जहाँ हमें वेरिएशंस लाने हैं। और जो कवर्ड पार्ट होगा जो कि हमारा अनयूज्ड है, उसे हम कवर्ड रखेंगे मास्क के थ्रू, जहाँ हमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी है, उससे हम फिर एचिंग की हेल्प से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले जो फोटोरेसिस्ट फिल्म है उसे इस वेफर पे अप्लाई किया जाएगा, उसके ऊपर हम मास्क लगाएंगे और एक फ़ोटो अलाइनर की हेल्प से मास्क और वेफर के बीच में एक अलाइनमेंट किया जाएगा। अलाइनमेंट का मतलब है कि दोनों एकदम सटीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डोपिंग तो कहीं और करनी थी, वेफर और मास्क के बीच में चेंजेस आ गए, वेरिएशन आ गए। फिर जहाँ हमें ट्रैक्स बनाने हैं कनेक्शन के लिए या डोपिंग के लिए, उन सबको हम वेफर के ऊपर एक्सपोज करके और अल्ट्रावायलेट लाइट से उसे पास कराएंगे मास्क के ऊपर। तो देखिए, यूवी लाइट से पास होने के बाद में जो अनकवर्ड पार्ट था, जो मास्क का पार्ट था, जहाँ जहाँ आपको रिमूव करना था, उस पार्ट को क्या किया, जहाँ से आपको डोपिंग करनी थी उस पार्ट को उसने रिमूव कर दिया। और उसके बाद में ये देखिए, ये जो हमारा पैटर्न था उसके थ्रू पैटर्न उसने बना दिया कि हमको यहाँ डोपिंग करनी है। अब अभी भी बीच में हमारी फोटोरेसिस्ट की लेयर लगी हुई है। इस फोटोरेसिस्ट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम एचिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। एचिंग का मतलब होता है खुरेदना, एक तरीके से रिमूव करना। तो एचिंग से हमने क्या किया, फिर से फोटोरेसिस्ट मटेरियल को और मास्क की जो लेयर थी दोनों को रिमूव कर दिया। और जो हमारे पास में अब सरफेस दिख रही है वो सीधी सिलिकॉन की सरफेस दिख रही है जहाँ हमें डोपिंग करनी है। और फिर हम फर्दर रिमूव कर देंगे, वॉश अवे कर देंगे जो भी रिमेनिंग फोटोरेसिस्ट था। हमारा फोटोरेसिस्ट कोई यूज़ का नहीं है, फोटोरेसिस्ट सिर्फ और सिर्फ मास्क को सरफेस के ऊपर उभेरने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए हम फोटोरेसिस्ट को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एचिंग प्रोसेस क्या होती है। एचिंग का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस है जो कि वेफर के ऊपर से जो भी पैटर्न उसने डिज़ाइन करना है उसके अलावा जो भी सेलेक्टिव मटेरियल है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम एचिंग कहते हैं। जो भी एचिंग मास्क हमने यूज़ किया था उसके ऊपर पैटर्न बनाया गया है, वो पैटर्न बताता है कि कुछ हिस्से को वेफर पे ढका हुआ होना चाहिए जो कि मास्क से प्रोटेक्टेड होता है, और कुछ हिस्सा जो जिसके थ्रू हमें डोपिंग करनी है उसको रिमूव किया जाता है। तो उस पार्ट को रिमूव करने के लिए सरफेस के ऊपर से हम एचिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं ताकि पैटर्न डिज़ाइन हो सके, पैटर्न क्रिएट किए जा सके। एक एचिंग मास्क क्या करता है कि मटेरियल के कुछ पार्ट्स को ढक के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। एचिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक होती है वेट एचिंग और दूसरी होती है ड्राई एचिंग। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वेट एचिंग का मतलब होता है कि जब हम केमिकल्स की हेल्प से, मतलब कि जो एचेंट है, जो मटेरियल की हेल्प से हम रिमूव कर रहे हैं, वो अगर आपके केमिकल या लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम वेट एचिंग बोलते हैं। और अगर वहीं हमें एचिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ गैसेस, केमिकल रिएक्टिव गैसेस या फिर फिज़िकल मेथड से हम कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राई एचिंग। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोट्रोपिक एचिंग और एनआइसोट्रोपिक एचिंग। आइसोट्रोपिक एचिंग का मतलब होता है कि जब आप वेफर के अंदर एचिंग प्रोसेस को हर एक डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में एक ही रेट से परफॉर्म कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक एचिंग। और वहीं अगर वेफर के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में आप डिफरेंट एच रेट यूज़ कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे एनआइसोट्रोपिक एचिंग। सबसे पहले देखते हैं वेट एचिंग क्या होती है। वेट एचिंग प्योरली केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें वेफर से मटेरियल को रिमूव करने के लिए लिक्विड फेज के एजेंट्स की आवश्यकता होती है। मतलब जो एजेंट्स होंगे, जो पार्टिकल रिमूव करेंगे, मटेरियल को रिमूव करेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। ज़्यादातर एचिंग प्रोसेसेस आइसोट्रोपिक होती है, मतलब कि
वो हर एक डायरेक्शन के अंदर सेम ही रेट से प्रोसेस को परफॉर्म करती है। तो जब हर डायरेक्शन के अंदर सेम रेट से परफॉर्म करती है, इसलिए उनको कंट्रोल करना इजी नहीं होता। और उसी तरीके से जो साइज़ है, जहाँ पे आपको रिमूव करना है पार्टिकल मटेरियल को, जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वेट एचिंग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए आप जो एचिंग की जो डेप्थ है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी साइज़ की ही एचिंग में आप वेट एचिंग को यूज़ करते हो। वहीं अगर हमें ड्राई एचिंग यूज़ करनी है, तो जब हमें कोई भी स्मॉल साइज़ की विंडो, मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे कि स्मॉल साइज़ की सरफेस के अंदर भी आपको रिमूव करना है लगभग 100 नैनोमीटर तक भी, तो हम ड्राई एचिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादातर इसे ही हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि एक तो ये कंट्रोलेबल होती है, इसकी जो साइज़ है, इसकी जो डेप्थ है एचिंग की, वो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक होती है नेचर में। मतलब कि हर एक डायरेक्शन में जहाँ से आप पार्टिकल को रिमूव करना है, मटेरियल को रिमूव करना है, उस डायरेक्शन में आप फिक्स डेप्थ तक रिमूव कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपकी अपनी रेट को, एचिंग की रेट को बढ़ा घटा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, वो होते हैं केमिकल रिएक्टिव गैसेस, मतलब वो गैसेस जो कि रिएक्ट करती है सिलिकॉन की सरफेस से, या फिर सीधे फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे, स्पटरिंग या आयन बीम। आयन बीम मतलब कि एक पतली बीम के थ्रू हम रिमूव करेंगे, एचिंग करेंगे। नेक्स्ट हम इस डायग्राम से देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस की जाती है। जैसे सबसे पहले देखिए, ये है आपका सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के ऊपर आपने एक फिल्म डिपॉजिट की गई है, ये मान लीजिए आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फिल्म है। अब इसके ऊपर आपने फोटोरेसिस्ट लेयर एक लगा दी। फोटोरेसिस्ट लेयर भी एक तरीके से केमिकल ही है, केमिकल की लेयर है। अब इसके ऊपर आपको मास्क लगाना है। फोटोरेसिस्ट लेयर की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि मास्क इसी के ऊपर लगाया जाता है, ताकि जो लाइट है वो इसी से रिएक्ट करते हुए आगे जाती है। विदाउट इसके हम जो भी पैटर्न है, वो डिज़ाइन पैटर्न को हम वेफर पे क्रिएट नहीं कर सकते। ये है आपका मास्क। मास्क के ऊपर एक पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। ये दिखा रहा है कि कुछ ब्लॉक्स, कुछ स्पेस को ब्लैक किया गया, कुछ स्पेस को ओपन रखा गया, वाइट किया गया। तो यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कवर्ड हिस्सा है और ये अनकवर्ड हिस्सा है, ये ढका हुआ है, ये खुला हुआ है। अब इस वेफर के ऊपर जो फोटोरेसिस्ट लेयर थी, इसके ऊपर आप ये मास्क रख देंगे। मास्क के ऊपर पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। जो भी पैटर्न आपको सरफेस पे, सिलिकॉन की सरफेस पे आपको जो भरना है वो सेम पैटर्न आपने यहाँ बनाया हुआ है। इस मास्क को हम फिर अल्ट्रावायलेट रेज से पास करेंगे। तो जो ढका हुआ हिस्सा है उससे लाइट पास नहीं हो पाएगी, और जो ढका हुआ नहीं हिस्सा है उससे लाइट पास होते हुए फोटोरेसिस्ट मटेरियल से रिएक्ट करेगी। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी, और जो मास्क लगाया जाता है इसे बोलते हैं मास्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्या किया जाएगा कि जिस हिस्से से, जिस फोटोरेसिस्ट मटेरियल से लाइट रिएक्ट करेगी, तो वो लाइट क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट रेज इसको कमज़ोर कर देगी, इस पार्ट को, और ये सॉल्यूबल, मतलब ये निकल जाएगा। इस तरीके से आपका एक तरीके की एक विंडो बन जाएगी। अब इसके नीचे भी आपकी एक फिल्म की लेयर बनाई गई है। तो अब हम एचिंग यूज़ करेंगे। एचिंग का मतलब हो गया कि इस हिस्से को भी आपको, जहाँ से आपको खुला हुआ सरफेस मिल रहा है, उस हिस्से को आपको रिमूव करना है अप टू द सिलिकॉन की वेफर की अपर लेयर तक। तो विद द हेल्प ऑफ एचिंग इस भी हिस्से को ये रिमूव कर देगा, और जो बचा हुआ फोटोरेसिस्ट है उसे भी हम केमिकल्स की हेल्प से रिमूव कर देंगे। तो हमारा मतलब क्या हुआ इतनी सारी प्रोसेस करने का, कि जो सबस्ट्रेट था इसके अंदर हमें विंडोज़ बनानी थी। वो विंडोज़ किस लिए, जहाँ हमें डोपिंग करनी थी। तो वो डोपिंग करने के लिए हमें ये इतनी सारी प्रोसेस को करना पड़ा, ताकि ये यहाँ पे खुला हुआ सरफेस मिल जाए और इसी एरिया में हमें डोपिंग कर सके। अब आप ये भी पूछेंगे कि हम यहाँ से ही डायरेक्ट कर देते, तो आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपकी सबस्ट्रेट की लेयर, सबस्ट्रेट के ऊपर की एक लेयर फिल्म की लगी हुई है, जिससे कि ये इंसुलेट कर दिया गया है।
कि आप कोई भी डोपिंग के लिए मटेरियल यूज़ करोगे तो वो उससे रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। और फिर हमने पूरा इसलिए नहीं हटाया कि हमें जितनी सरफेस में डोपिंग करनी है हमें वो विंडोज़ क्रिएट करने थे, इसलिए हमने ये सारी प्रोसेस को किया। नेक्स्ट हम देखते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमें सबस्ट्रेट के अंदर इम्प्योरिटी, कोई मिलावट करनी होती है ताकि कंपोनेंट्स की या फिर जो सबस्ट्रेट है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के अंदर हम पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में वो विंडोज़ बनाई, वो विंडोज़ पे या उन लोकेशंस पे हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, उसे ही डोपिंग कहा जाता है। इम्प्योरिटी ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न एंड सेकेंड इज़ आयन इम्प्लांटेशन। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर इम्प्योरिटी एटम्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मूव करवाते हैं, तो जहाँ जहाँ उन्हें कंसंट्रेशन कम मिलता है, लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कंसंट्रेशन वेरी हो रही है, तो जहाँ जहाँ उन्हें ओपन सरफेस मिलता है या कंसंट्रेशन कम होता है, वो वहाँ इम्प्योरिटी एटम्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, डिफ्यूज़ होने लग जाते हैं। इस तरीके से हम मॉसफेट के ऊपर सोर्स, ड्रेन और चैनल रीजन्स को बनाते हैं। तो जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इम्प्योरिटी एटम्स को मूव कराया जाता है हाई टेम्परेचर पे सबस्ट्रेट के ऊपर से। तो जो डेप्थ है आपकी डोपेंट की पेनिट्रेशन या टाइम होगा, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड थिंग है आपका जो टेम्परेचर या टाइम है, कितनी देर तक आप इम्प्योरिटी एटम्स को मूव करवा रहे हो, डिफ्यूज़न प्रोसेस कर रहे हो या कितने टेम्परेचर पे करवा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी डोपेंट की पेनिट्रेशन या थिकनेस बनती है। वहीं इसी तरीके जैसे हमने वेट एचिंग में पढ़ा था कि उसमें एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, उसी तरीके से डिफ्यूज़न प्रोसेस भी क्या होता है कि एक स्मॉल एरिया के लिए यूज़ नहीं करते हम, कि कहीं बहुत छोटी सी विंडो में आपको डोपिंग करनी है तो वहाँ हम आयन इम्प्लांटेशन यूज़ करते हैं। आयन इम्प्लांटेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम सिलिकॉन की वेफर के ऊपर धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे, और ये इम्प्योरिटीज़ किस तरीके से ऐड की जाएगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की जाएगी, वो जो एटम्स और आयंस होंगे इम्प्योरिटी की, उनको एक्सीलरेट कर देगा। एक्सीलरेट करने का मतलब है उनकी स्पीड बढ़ा देगा, ताकि वो तब तक रेस्ट में नहीं आएंगे जब तक कि वो टारगेट मटेरियल से टकरा नहीं जाते, और जैसे ही वो टारगेट मटेरियल से टकराएंगे वहीं पे वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे। और टारगेट मटेरियल क्या है हमारा, सिलिकॉन एटम्स। इसलिए क्या है कि जैसे एक बीम की तरीके से आयंस जो हमें डोपिंग करनी है, उनकी एक बीम बनाएंगे, हाई एक्सीलरेटेड बीम, जो कि सिलिकॉन एटम से टकरा के वहाँ इंटरेक्ट करके डिपॉजिट होने लग जाएगी। तो आयन इम्प्लांटेशन मेथड से हम एग्जैक्टली जितनी हमें डेप्थ रखनी है, जितनी डोज देनी है इम्प्योरिटी की, जितनी डेप्थ रखनी है, वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आयंस की को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम ज़्यादा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम ज़्यादा करके हम उसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो डोपेंट डोज होगी वो हम आयंस, जो हमने आयन डिपॉजिट करने हैं उसको वेरी करके हम डेप्थ को कंट्रोल या जितनी हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि डोपिंग दो तरीके से की जा सकती है, डिफ्यूज़न एंड आयन इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न प्रोसेस कब की जाती है, जब आपको हाई टेम्परेचर के ऊपर डोपिंग इम्प्योरिटी को ऐड करना होता है, तो हम उसे डिफ्यूज़न प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसमें देखो, जो आपकी SiO2 की लेयर है वो ज़्यादा थिक रखते हैं, लेकिन वहीं आयन इम्प्लांटेशन में टेम्परेचर लो रखते हैं, और जो आप मास्क, एक तरीके से मास्क यूज़ करते हो, फोटो रेजिस्ट की लेयर का मास्क यूज़ करते हो। इसके अंदर देखिए आपकी विंडो की साइज़ देखिए इतनी ही थी, और इसमें भी सेम है, लेकिन जो डोपिंग हुई उसकी साइज़ डिफरेंट हुई। वहीं क्योंकि डिफ्यूज़न के अंदर क्या किया जाता है, इस पूरे मटेरियल को हाई टेम्परेचर के ऊपर डोपेंट एटम से पास किया जाएगा, तो जहाँ जहाँ उन्हें कंसंट्रेशन वो इस तरीके से आएंगे, और जहाँ जहाँ उन्हें सरफेस मिलती जाएगी वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे, रिएक्ट करते जाएंगे। लेकिन वहीं
आयन इम्प्लांटेशन में क्या किया जाएगा, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की बीम के थ्रू आयंस को पर्टिकुलर लोकेशन पे इम्प्लांट किया जाएगा। या आइसोट्रॉपिक होती है, मतलब हर डायरेक्शन में चला जा सकता है। एनाइसोट्रॉपिक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाएगी हमारी डोपेंट्स। हम इसकी डेप्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं हम आयन इम्प्लांटेशन के अंदर इसके जंक्शन की डेप्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए डोपेंट की उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं मानना है कि आयन इम्प्लांटेशन बेटर है या डिफ्यूज़न कम है। दोनों ही प्रोसेस यूज़फुल है, दोनों ही एक दूसरे से अच्छी है, लेकिन एज़ पर एप्लीकेशन हम दोनों को यूज़ करते हैं। कि जहाँ हमें बड़े इम्प्योरिटीज़ ऐड करने होते हैं लार्ज एरिया के अंदर, तो हम डिफ्यूज़न प्रोसेस यूज़ करते हैं। और जहाँ हमें स्मॉल इम्प्योरिटीज़ ऐड करके स्मॉल एरिया के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होती है, तो वहाँ हम आयन इम्प्लांटेशन मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मेटलाइजेशन। तो जैसे कि आपने डोपिंग कर दी, आपने रीजन्स बना दिए हैं, कहीं पे डायोड बना दिया है, कहीं पे ट्रांजिस्टर बना दिया है, कहीं पे रेजिस्टर बना दिया है। अब इन सबको आपको आपस में कनेक्शन भी करना होगा। कनेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट तो बनाने होंगे, तभी तो प्रॉपर सर्किट बनेगा। तो जैसे आप इस डायग्राम से समझिए कि ये हमारा सबस्ट्रेट था, इसके अंदर हमने जो स्टेप्स अब तक पढ़े, फोटोलिथोग्राफी, मास्किंग, एचिंग, डोपिंग, वो सब परफॉर्म करके हमने एन रीजन बनाया। फिर उसके अंदर फिर वो सभी स्टेप्स फिर से फॉलो किए, फिर पी रीजन बनाया। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन के डिफरेंट विड्थ के रीजन्स बना लिए। इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, फिर से एक SiO2 लेयर बनाई जाएगी पूरे पे। ये जो पिंक कलर की लेयर है ये हमारी हो गई SiO2 लेयर। इसके ऊपर फिर से हम एक पैटर्न बनाएंगे। जैसे क्या किया है, ये इसने एक रेजिस्टर बनाया है, ये डायोड बनाया है, ये इसने एक ट्रांजिस्टर BJT बनाया है। तो डायोड के लिए आपको 2 टर्मिनल्स चाहिए और ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स निकालने हैं, बेस कैपेसिटर, बेस कलेक्टर और एमिटर रीजन से। तो आप क्या करेंगे, SiO2 लेयर के ऊपर फिर से एक फ़ोटो मास्क रखा जाएगा। सबसे पहले एक फ़ोटो रेजिस्ट की लेयर बनाई जाएगी इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक मास्क लगाया जाएगा। मास्क के ऊपर पैटर्न बनाया हुआ होगा कि कहाँ कहाँ से हमें ओपन सरफेसेस रखने हैं ताकि हम नीचे मटेरियल से कांटेक्ट बना सकें। तो ये जो पिंक वाली लेयर के अंदर जितने भी आपको ब्लैक स्पॉट्स मिल रहे हैं वो आपके पैटर्न के हैं। वो पैटर्न पूरा ड्रॉ होने के बाद में हम एचिंग प्रोसेस से रिमूव करेंगे उस हिस्से को। उसके बाद हम एक एल्यूमिनियम की पूरे के ऊपर लेयर लगाएंगे। अभी ब्लैक वाली लेयर के अंदर आपको बहुत जगह गैप्स दिख रहे हैं। इनिशियली आप ये मानो कि ये पूरी एक इक्वल लेयर बनाई जाएगी। उस इक्वल लेयर से जहाँ जहाँ इसे पिंक वाली सरफेस के अंदर SiO2 लेयर के अंदर स्पेसेस मिलेंगे, ये वहाँ डिपॉजिट होती जाएगी। और अब देखिए ब्लैक लेयर आपकी एल्यूमिनियम मेटल की है, तो वो डायरेक्ट आपके कंपोनेंट के कांटेक्ट में आ गई और जहाँ जहाँ से आपको कनेक्शन लेने थे वहाँ वहाँ मेटल पहुँच गया। बचे हुए हिस्से में से फिर से आपको मेटल को रिमूव करने के लिए आप फिर से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे, मास्क लगाएंगे, एचिंग प्रोसेस करेंगे और रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा मटेरियल को। इस तरीके से ये देखिए हमने कॉन्टैक्ट डिज़ाइन कर दिया। अब ये रेजिस्टर का एक कनेक्शन डायोड से किया गया है, डायोड का एक कनेक्शन ट्रांजिस्टर से किया गया है और ये एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हमने निकाल दिए। तो ये सब प्रोसेस होती है मेटलाइजेशन के अंदर। मेटलाइजेशन में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और लो रेजिस्टेंट कॉन्टैक्ट बनाता है। इसको हम अप्लाई करेंगे, पैटर्न बनाएंगे विद द सिंगल डिपोजिशन और फिर एचिंग प्रोसेस से एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देंगे। और ये हर प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे जितनी भी आईसी के अंदर हमें लेयर्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी असेंबली एंड पैकेजिंग। हर एक वेफर के अंदर 100 ऑफ चिप्स होती हैं, तो उन सभी चिप्स को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायमंड सॉ कटर यूज़ करते हैं। डायमंड सॉ कटर क्या होता है, कटर होती है, सॉ मतलब आरी, जिसके पॉइंट पे डायमंड लगा होता है। डायमंड इज़ अ वेरी गुड कटर। तो वो वेफर को सिंगल चिप्स के अंदर सेपरेट कर देगा, कट कर देगा। फिर उन चिप्स को हम इलेक्ट्रिकल टेस्ट के लिए लेके जाएंगे।
जहाँ जो भी आईसी, जो भी चिप हमारी इलेक्ट्रिकल टेस्ट को फेल कर देगी उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे। वहीं जो अच्छी चिप्स होंगी उन्हें हम पैकेजिंग के लिए, फर्दर पैकेजिंग के लिए हम उन्हें पास कर देंगे। पैकेजिंग से पहले हम फिर से उन सभी चिप्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे ताकि ये चेक कर सके कि कहीं से कोई कनेक्शन ब्रेक तो नहीं है। और फिर उसके बाद में गुड चिप्स को पैकेज कर दिया जाएगा और फिर उन्हें पैकिंग करने के बाद में इंसुलेटेड पैकिंग करने के बाद फिर से हम उन्हें चेक करेंगे, क्योंकि अगर आईसी काम नहीं कर रही है तो फिर वो कोई काम की नहीं है। इसलिए फाइनल टेस्टिंग की जाती है पैकिंग करने के बाद में कि आईसी को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करने लायक है या नहीं है। इस तरीके से हमने आईसी को फैब्रिकेट करने के डिफरेंट स्टेप्स देखे। क्या क्या थे? वेफर प्रोडक्शन, देन फोटोलिथोग्राफी, मास्किंग, एचिंग, डोपिंग, एंड देन मेटलाइजेशन, एंड देन असेंबली एंड पैकेजिंग। तो ये फुल पैकेज है। एक फुल 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और 6 मार्क्स के भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 टॉपिक उठा सकता है एग्जामिनर कि डोपिंग एंड एचिंग के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो प्रॉपर थियोरेटिकली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।